नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। और किसी भी राष्ट्र की पहचान सिर्फ उसके नक्शे से नहीं होती है, बल्कि उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसके मूल समाज से भी होती है। लेकिन आज हमारा भारत एक गंभीर और अदृश्य संकट से जूझ रहा है, और वो संकट है डेमोग्राफी चेंज। याद रहे, जिस देश का मूल समाज कमजोर हो जाता है तो उस देश का इतिहास बदलना तय है, इतिहास गवाह है। और अगर समय रहते हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार डेमोग्राफी चेंज के खिलाफ बेहद सतर्क और सक्रिय है। आज भी गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सीमावर्ती राज्यों को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में घुसपैठियों को भारत में घुसने से पहले सख्त चेतावनी दी है। गृह मंत्री ने कहा है कि मोदी सरकार पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार में डेमोग्राफी चेंज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल ये बयान ऐसे ही नहीं दिया गया है। दरअसल देश के कई राज्यों और सीमावर्ती इलाकों से आ रही रिपोर्ट सामान्य नहीं है। यहाँ कई जिलों में, कई गांवों में हिंदुओं की आबादी अप्रत्याशित रूप से कम हो रही है, लगातार कम हो रही है। ये कोई प्राकृतिक बदलाव नहीं है, ये एक सोची समझी चुनौती है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये भारत की संप्रभुता पर सीधा प्रहार है, बल्कि भारत की मूल पहचान का भी इससे सवाल जुड़ा हुआ है। क्योंकि जहां जनसंख्या नहीं बदलती, वहां की संस्कृति अगर बदल जाती है तो वहां के त्योहार की रौनक बदल जाती है, राष्ट्रवाद की आवाज कमजोर होने लगती है। लेकिन हम अपने ही देश में, अपने ही पूर्वजों की भूमि पर बेगाने नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज दो टूक में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे खास मेहमान, लेकिन पहले सुनते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। जनसांख्यिकी का परिवर्तन चाहे त्रिपुरा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, जनसांख्यिकी का परिवर्तन हम सीमा के छिद्रों के माध्यम से नहीं होने देंगे। ये हमारा अटल विश्वास है और अटल संकल्प भी है। हर सीमा के अपने अलग अलग प्रश्न हैं। हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए, हम आपके परिश्रम को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। अगर 2047 तक इस देश को पूर्ण विकसित देश बनाना है तो सबसे बड़ी जरूरियात है देश को सबसे पहले सुरक्षित देश बनाना चाहिए। मैं स्मार्ट बॉर्डर की परिकल्पना जब रखता हूं तब मवेशी तस्करी से लेकर हर प्रकार की तस्करी स्मार्ट बॉर्डर को परिकल्पना में समाहित होती है। ये सभी चीजों से देश को सुरक्षित करना चाहिए। तो डेमोग्राफी चेंज देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है और उसका निदान जरूरी है, यह आपने अमित शाह गृह मंत्री जो हमारे हैं उनकी बातों से सुना होगा। उन्होंने क्या कहा आपने सुना। लेकिन इस पर राजनीतिक बहस भी होती है, तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप भी लगते हैं, और इसी पर इसलिए हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने जा रहे हैं हमारे खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं निखिल जैन, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ में कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ही मौलाना साजिद रशीदी, जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर हरेंद्र प्रताप, जो डीन है बीएचयू में और डेमोग्राफी चेंज के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इसी से जुड़ी एक पुस्तक भी वो लिख चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दो टूक में। शुरुआत धनंजय मैं आपसे करना चाहूंगा कि एक बार फिर गृह मंत्री ने डेमोग्राफी चेंज को लेकर बात की है। लगातार चुनाव के पहले भी बात हो रही थी, लेकिन अभी चुनाव के बाद ये पहली बार डेमोग्राफी चेंज को लेकर सार्वजनिक रूप से बात हुई है। ये बीजेपी की सरकार या मोदी सरकार या बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है डेमोग्राफी चेंज? प्रखर जी, देखिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का काम आज वही काम शाह कर रहे हैं। सरदार पटेल ने जिस तरह से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया, अमित शाह जी इस खतरे को बखूबी समझ रहे हैं, वर्तमान गृह मंत्री। और बदलती हुई डेमोग्राफी जो है वो डेमोग्राफ है, और ये डेमोग्राफ जो है डेमोक्रेसी के लिए दंश है। और ये ऐतिहासिक तथ्य है कि जब जब जहां जहां हिंदू घटा है, तब तब वहां वहां देश बटा है। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ,
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और डेमोग्राफी बदलना उसका मूल कारण रहा। ये कोई इससे किसी से छुपा हुआ नहीं है कि आखिर आप कितने बांग्लादेश, कितने बर्मा, कितने पाकिस्तान, कितने पैदा हो इस देश से। और जब देश बदलता है, आदरणीय अमित शाह जी ने क्या किया कि जनसांख्यिकी में होने वाला सामान्य बदलाव देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। इसके अलावा इसमें स्थानीय समाज के ताने बाने, जनजातीय समाज का अस्तित्व पर भी खतरा मंडराता है। ये देश की एकता, अखंडता के खतरा। आखिर हम कब तक टूटते बिखरते रहेंगे? दर्जनों देश इसी डेमोग्राफी की चेंज के कारण टूटकर हमसे अलग हुए, और हम अब आगे ये न हो। जनसांख्यिकीय असंतुलन भू राजनीति को प्रभावित नहीं करता, बल्कि समस्त भारतीय समाज को तहस नहस कर दिया है। अतीत की कितनी बर्बरता, विवशता, विषमता को हमने भोगा हुआ यथार्थ है हमारा। ये अत्यंत दुखदाई है और इससे बचने की जरूरत है। और ये जो इस तरह से किया जा रहा है, इसको तुरंत रोकना बेहद जरूरी है। इसीलिए 3D का उन्होंने नारा दिया है कि भाई आपको डिलीट करना है, डिटेक्ट करना है, वापस करना है। और यही नहीं, इस देश में ऐसा भी हुआ है प्रखर जी कि 2 बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद कलामुद्दीन और करीम उर्फ भैया, दोनों बांग्लादेश से पाकिस्तानी पासपोर्ट के सहारे भारत में आए 1994 में। 1996 में विधायक बन गए, और उसके बाद 2000 में जब कोर्ट में केस चला तो उन्हें डिपोर्ट किया गया। यहां तक कि 2019 में एक सांसद का भी मामला आया था। तो जब इस देश में इस तरह से बॉर्डर खुला रहा है कि आप आइए, और अब विधायक और सांसद तो कोई एक आदमी के वोट से बनता नहीं है। जब वो सोचिए कि कितना बड़ा उसके पीछे नेक्सस जमीन पर काम कर रहा है, कि कितनी बड़ी घुसपैठ हुई है कि उसको इतने वोट मिल जाते हैं कि विधायक बन जाते हैं, इतने वोट मिल जाते हैं कि सांसद के। आप देखें पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था, बहुत से क्षेत्रों में लोग पार्षद बन गए थे। आखिर कहां? इसका मतलब एक सिलसिलेवार तरीका, एक सिलसिलेवार तरीके से बहुत भीतर तक ये रूट कर चुका है, बहुत भीतर तक। विपक्ष को सिर्फ मोदी मोदी दिख रहे हैं, हमें मुल्क दिख रहा है। मोदी जी को नेतृत्व में हमें मुल्क की चिंता है कि भाई मुल्क का जो डेमोग्राफी खराब ना हो और डेमोक्रेसी के लिए खतरा पैदा ना हो। ठीक। निखिल, आपने पूरी बात सुनी धनंजय की, और धनंजय जी ने कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई राजनीतिक बात कही। उन्होंने जो भी कहा वो देश के हित के लिए क्या जरूरी है उनके विचार से उन्होंने कहा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस मुद्दे पर जब डेमोग्राफी चेंज की बात आती है या घुसपैठ की बात आती है, तो इस पर इतनी राजनीति क्यों होती है? प्रखर जी, इस पे इतनी राजनीति यूं होती है कि जब भी देश में कोई चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के जितने भी स्टार कैंपेनर होते हैं वहां पे जाके बताने लगते हैं यहाँ घुसपैठिए बढ़ गए, चाहे बंगाल का हो, झारखंड का हो, असम का हो, या इवन दिल्ली का हो। कभी शायद केरला में भी जाके इन्होंने ये बोल दिया था। अब इस सवाल का कभी जवाब नहीं मिलता कि 12 साल से तो मोदी जी की सरकार है, 7 साल से गृह मंत्री अमित शाह ही गृह मंत्री हैं देश के, उसके बावजूद इतने घुसपैठिए आ कैसे रहे हैं? क्योंकि जहां तक मुझे याद है 2016 में मोदी सरकार के एक मंत्री ने संसद के पटल पे खड़े होकर कहा था कि उन्हें लगता है कि लगभग 2 करोड़ घुसपैठिए हैं देश में। हालांकि भारत सरकार ने नियमित तौर से, अधिकृत रूप से कोई इस पे जांच नहीं करवाई। क्या पता 2 करोड़ से ज्यादा है, क्या पता 2 करोड़ से कम है, पर उन्होंने ये कथन दिया। उससे पहले का आंकड़ा हमारे पास यह है कि यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के दौरान लगभग 80,000 घुसपैठिए गैर कानूनी प्रवासियों को बाहर निकाला, लेकिन मोदी सरकार ने केवल 5 से 10,000 को निकाला। तो टीवी पे बैठ के बातें करना और ये बोलना कि ये घुसपैठिए बहुत बड़ा संकट है, बड़ा आसान है। सरकार से काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज अमित शाह ने स्मार्ट बॉर्डर का जिक्र कर दिया, बड़ी बड़ी सर्विलेंस टेक्नोलॉजी गिना दी, लेकिन वो ये गिनाना भूल जाते हैं कि असम में, जहां पर उनकी सरकार स्टेट में भी पिछले 10 साल से है, बंगाल में, और भारत सरकार तो उनके पास है ही 12 साल से, कितना किलोमीटर बॉर्डर अनफेंस्ड है। अब आके धनंजय गिरी बताएंगे नहीं नहीं वहां पर तो पानी है, वहां पर तो नदी है, वहां पर तो पहाड़ है। ये सब जब ये भूल जाते हैं, जब यही आरोप कांग्रेस पे लगाने लगते हैं। SIR हुआ, कितने लोगों को दौड़ाया गया। देश के एक फॉर्मर नौसेना अध्यक्ष की नागरिकता पे सवाल उठ गए, हाईकोर्ट जज की नागरिकता पे सवाल उठ गए, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग ने हमें सूची नहीं दी कि उन्होंने कितने घुसपैठियों को पाया। और सबसे बड़ी इसमें दोगलापन जो प्रखर जी मुझे नजर आता है, आप जब एक धर्म विशेष के गैर कानूनी प्रवासी होते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कह देते हैं, और एक और धर्म विशेष के होते हैं तो आप उन्हें शरणार्थी बता देते हैं। फिर आप बोलते हैं शरणार्थियों पे इतना अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, हिंदुओं पे तो बांग्लादेश में अत्याचार हुआ, उन्हें आने का हमें मौका देना चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम की हमारी तो सभ्यता रही है हजारों साल से। लेकिन वैसा ही अत्याचार जब रोहिंग्या पे, म्यांमार पे होता है तो नहीं, वो घुसपैठिए हो जाते हैं। तो अब आप बताइए, लोग इसमें राजनीति हिंदू मुसलमान क्यों नहीं देखेंगे? अगर देश की सुरक्षा ही इनका ऑब्जेक्टिव था तो बॉर्डर सील हो गए होते, जो घुसपैठिए हैं उन्हें बाहर निकाल दिया होता, कानून नहीं बनाए होते घुसपैठियों को नागरिक बनाने के लिए, और एक्शन होता, वर्ड्स नहीं होती। मैं बीच बता दूं कि हमारे साथ प्रवेश चौधरी और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं BHP के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी स्वागत है।
आपने निखिल एक बात कही, आपने कहा कि हिंदू जो है वो शरणार्थी है क्योंकि उस पर अत्याचार होता है, बिल्कुल सही बात कही। और रोहिंग्या को आप जो कहते हैं कि इनको भी शरणार्थी का दर्जा मिलना चाहिए, आपने एक बात कही। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दूं कि अंतर क्या है। अंतर आपको जानना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बताना बहुत ज़रूरी है कि बेसिक अंतर जो बांग्लादेश का हिंदू है या पाकिस्तान का हिंदू है और इसके अलावा जो बांग्लादेश का मुसलमान है या म्यांमार का रोहिंग्या, इसमें एक बहुत बुनियादी अंतर है। आपने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण तो सुना होगा, जो 15 अगस्त की रात जब हम आज़ाद हुए थे, तो 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात उन्होंने एक भाषण दिया था। भाषण में बड़ी बड़ी बातें थीं कि आधी रात को जब दुनिया सो रही है तब भारत जो है वो नियति के साथ मिलन कर रहा है, और दुनिया का बेहतरीन भाषण माना गया। हर कांग्रेसी उसको बार बार घोट घोट के जो है वो सुनाता रहा है। आज तक इतने साल तक उस भाषण की चर्चा होती रही है। एक मिनट, लेकिन उस भाषण के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था उसको ज्यादातर कांग्रेसी पढ़ते नहीं हैं, या वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या चालाकी वश चुप रहते हैं। उस भाषण में पंडित नेहरू ये बात कहते हैं कि बंटवारे की वजह से जो हमारे साथी सरहद के उस पार रह गए हैं, यानी जो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए हैं, वो हमारी हमेशा जिम्मेदारी रहेंगे। उनके सुख और दुख में हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो मिस्टर निखिल, ये वादा बांग्लादेश के हिंदुओं से, पाकिस्तान के हिंदुओं से किसी और ने नहीं बल्कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगली बार जब आप विदेशियों की तुलना करें भारत में अवैध घुसपैठियों की, तो उसमें पाकिस्तान के हिंदू और बांग्लादेश के हिंदुओं का नाम ना लें। हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी है, और हम उनकी हमेशा सुख दुख में खड़े रहेंगे, क्योंकि इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने उनसे यह वादा किया था। बिल्कुल, चाहे वो प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का रहा हो, उस प्रधानमंत्री से किसी का भी वैचारिक विरोध हो। देश की आजादी के दिन देश का पहला प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री पद लेते हुए पहला जो भाषण देता है उसमें यह बात कहता है, इसलिए कृपया आज के बाद किसी बांग्लादेशी हिंदू और पाकिस्तानी हिंदू को किसी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए और रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठिए से कंपेयर मत कीजिए। अब मैं बात आगे बढ़ता नहीं, बिल्कुल नहीं, रोहिंग्या बिल्कुल शरणार्थी नहीं है। रोहिंग्या घुसपैठिया है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस का जो शरणार्थी वाला कागज होता है उस पर साइन नहीं किया, उस पर डील नहीं करी है, उस समझौते पर भारत के हस्ताक्षर नहीं है। इसलिए जो रोहिंग्या भारत आएगा, और खुलकर बोलता हूं कि जो रोहिंग्या मुसलमान जो भारत आएगा वो घुसपैठिया है। भारत की 1 इंच बच्चे हो, औरत हो, कुछ हो, रोहिंग्या मुसलमान भारत की 1 इंच जमीन को अपवित्र नहीं कर सकता। यह सनातन की भूमि है, इसे कोई घुसपैठिया रोहिंग्या मुसलमान इसे पवित्र नहीं कर सकता। और नहीं, यह सनातन की भूमि है, यह सनातन की पवित्र भूमि है, इसे कोई रोहिंग्या मुसलमान अपवित्र नहीं कर सकता। यह आप सुन के रख लीजिए। आज के बाद किसी रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान को किसी भारत और पाकिस्तान के हिंदू से कंपेयर मत कीजिएगा। भारत, ठीक है, बहस को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ प्रवेश चौधरी हैं, आदिवासी के हैं ना, मैं बता दूंगा आंकड़े आदिवासियों की जमीन में कितने घुसपैठी हैं, तो आप पूरी बहस डिटेल हो जाएगी आपकी अभी। ठीक है, प्रवेश चौधरी जी, बार बार जो एक बात होती है डेमोग्राफी चेंज को लेकर, जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि इस डेमोग्राफी चेंज से जो है कि बीजेपी ये दिखाना चाहती है, हिंदुओं के मन में डर बैठाना चाहती है कि हिंदुओं को इससे डेमोग्राफी चेंज से सिर्फ हिंदुओं को नुकसान हो रहा है। क्या कोई हिंदू समाज, अगर मान लीजिए डेमोग्राफी चेंज हो गई और अगर वहां पर किसी दूसरे समाज की आबादी बढ़ गई, तो क्या हिंदू वहां पर सुरक्षित नहीं है? प्रवेश जी, ऐसा है, यूरोप में क्या बीजेपी है क्या? यूरोप में क्या विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस है क्या? ब्रिटेन के अंदर तो कानून लाना पड़ा। फ्रांस की आबादी का 50 लाख करीब जो है मुसलमान हो गए, वहां पर उनको कुछ व्यवस्था करनी पड़ी। फ्रांस में 40 लाख हो गए, जर्मनी में हो गए, उनको कुछ व्यवस्था करनी पड़ी। तो डेमोग्राफिक डिसबैलेंस इस दुनिया की समस्या है, ना कि भारत की केवल मात्र है। और यह भी सच्चाई है कि जहां जहां पर भी हिंदू घटा है, वहां देश को समस्या हुई है, देश वहां बटा है। आप देखिए इतिहास के अंदर आप देखिए कि हमारा लाहौर था, लाहौर के अंदर डेमोग्राफिक डिसबैलेंस दिखाया गया। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता सकता हूं,
डेमोग्राफिक डिसबैलेंस दिखाया गया। दिखाने के आधार पर लाहौर, जहां की बहुसंख्यक आबादी, वहां के व्यापार के अंदर हिंदुओं की हिस्सेदारी थी, वो हिंदू समाज से छीन लिया गया। और यही चाल ये दुनिया देश भर के तमाम हिस्सों में करने का प्रयास कर रहे हैं। 12-15 जिले आसाम के क्या हालत करी है, त्रिपुरा में क्या हालत हुई है, क्या किसी से छिपा है? क्या पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति करी है, क्या किसी से छिपा क्या है? ये दूसरी चीज प्रखर जी, ये निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, अरे मेरे भाई गूगल पे डालकर देखिए शरणार्थी की परिभाषा क्या होती है और घुसपैठिए की परिभाषा क्या होती है। शरणार्थी जो है उसमें धर्म का भी हिस्सा आता है। जो धार्मिक रूप से किसी धर्म को मानने वाले लोगों के साथ जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो तो अपने मूल में जाएगा ना। पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहाँ पे जो रहने वाले हिंदू हैं उनका देश कौन सा है? वो मूल कहाँ का है? भारत का चरित्र हिंदू चरित्र है, भारत की संस्कृति हिंदू संस्कृति है, भारत के सभ्यगत मूल्य जो है हिंदुत्व पर टिके हुए, तो वो यही तो आएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के अंदर ये विषय इंगित कर दिया है, जोड़ दिया है, जिसको नेहरू ने बोला, जिसको और भी लोगों ने बोला है। आप जाकर के संविधान को देखिए, आप कांग्रेस के विश्लेषक हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप संविधान को देख लीजिए और बाबा साहब अंबेडकर के जोड़े हुए उपबंधों को देख लीजिए। वही नहीं, अबुल कलाम आजाद का एक भाषण है, उस भाषण को कोट कर दूं प्रखर जी 1 मिनट के अंदर। वो कहते हैं ये जो पंजाब पाकिस्तान है, यहां के लोग तो जाहिल हैं। वो अपने लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद कह रहे हैं कि यहाँ के लोग तो जाहिल हैं और मुझे संदेह है, शक और शुबा है, ये विश्वास भी है कि वहां की हिंदू आबादी पर ये अत्याचार करेंगे, इसलिए उनके लिए कोई रास्ता खोलना चाहिए। उसी का परिणाम था कि संविधान में रास्ता खोला गया। इसलिए पाकिस्तान का मुसलमान हो या बांग्लादेश का हिंदू हो या पाकिस्तान का हिंदू हो या फिर अफगानिस्तान का हिंदू हो, वो भारत में आ सकता है भाई, आएगा नहीं क्या? उसका अपना मूल चारित्रिक देश है, उसकी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ देश है। ठीक, बिल्कुल ठीक। मौलाना साजिद रशीदी साहब, ये जब डेमोग्राफी चेंज की बात आती है और खासकर से सीमावर्ती इलाकों में आती है, तो क्या ये इसकी वजह जो है वो अवैध घुसपैठ जो हुई है बांग्लादेश से, क्या वो वजह मानते हैं आप, या सही में वहां पर मुस्लिम आबादी है जो नेचुरल तरीके से बढ़ गई है? देखिए धनंजय जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने एक बात कही, बड़ी अजीब बात, विचित्र बात, कि साहब पार्टीशन जो हुआ था वो डेमोग्राफी की वजह से हुआ था। हालांकि उसका डेमोग्राफी से कोई लेना देना नहीं। एक टू नेशन, बीच में मत, अभी बोलना शुरू किया, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आपके बीच में वो साजिद सबको सुनते रहे। साजिद जी सुन लीजिए बात, मैं किसी के बीच में नहीं बोला जी। साजिद जी बोलिए। तो ये टू नेशन थ्योरी किसने दी थी, कैसे हुई थी, ये भी एक तारीख का हिस्सा है, हम उसमें जाना नहीं चाहते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हिसाब ये होता है कि साहब घुसपैठिए आए कहाँ से, घुसपैठिए आ गए उस पर तो बात बाद में होगी, पहले तो इस पर बात होनी चाहिए घुसपैठिए आते क्यों हैं। आप असम में चले जाइए, त्रिपुरा में चले जाइए, वहाँ 50-50-100 रुपये लड़के बताते हैं बांग्लादेश से आने वाले कि 50-50-100 रुपये लेके हमें पार करा दिया जाता है। आज भी चल रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, जब अब भी चल रहा है, अब भी बांग्लादेशी लड़के आते हैं। सवाल ये है ऐसा क्यों होता है। दूसरी बात, कुछ लड़के उनमें से यहाँ से वीज़ा लगा के बाहर चले जाते हैं और कुछ यहीं रह जाते हैं। उनके सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये वो सब कुछ बनाने वाला कौन है? मुसलमान तो नहीं है। ये जो जगह जगह कंप्यूटर सेंटर लिए बैठे हैं, इनमें तो 95% तो हिंदू है। 10,000 लेके, 20,000 लेके, 15,000 लेके सारे उनके डॉक्यूमेंट्स बना दिए जाते हैं। और वो इतने मजबूत डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके, हमारे नाम आज तक भी जो यहाँ पैदा हुआ है, किसी के बाप के नाम में गलती, किसी की माँ के नाम में गलती, किसी की बहन के नाम में गलती है, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स मजबूत बन जाते हैं। ये क्यों बन जाते हैं? हमारी जो एजेंसियां हैं, जब उनको पता चल जाता है 1 महीने के बाद फला जगह हमला होने वाला है और होगा, उनको ये पता नहीं चलता कि लोग बांग्लादेश से कौन आ गया, पाकिस्तान से कौन आ गया, ये पता नहीं चलता।
बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, और तीसरी और आखिरी बात, जी। मैं तीसरी और आखिरी बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये जो धर्म के आधार पर बताया जाता है ना कि साहब धर्म के आधार पर, मैं कहता हूं इसको धर्म के आधार पर नहीं, इंसानियत के आधार पर क्यों नहीं करते। अगर कोई आदमी धार्मिक रूप से, अब जैसे पाकिस्तान में है कादरी वो हैं अहमदिया लोग, उन पर बाकायदा कुफ्र का फतवा है, बाकायदा कुफ्र का फतवा है। और कुफ्र का फतवा होने का मतलब ये मुसलमान नहीं है। उनको जिया के और शासन में गैर और मुस्लिम उनके घोषित कर दिया था। उनके साथ वहां जुल्म होता है, तो फिर उनको क्यों नहीं लिया जा सकता? एक बात सुनिए, उनको क्यों नहीं आप लिया? अगर थोड़ा सा नहीं, इतिहास सुनिए, पढ़ें- जहाँ- सुनिए, अच्छा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आप एंकर हैं, जिस तरह से आपने मुसलमान शब्द बोला है ना, ये तौहीन है मुसलमान की, अच्छा, और हिंदुस्तान के मुसलमान की तौहीन है। तो क्या उसको मैंने एंकर हिंदुस्तान के को मुसलमान कभी के लिए क्या बोला? नहीं, एंकर को नहीं, मैंने मुसलमान- क्या बोला? सुन नहीं, लीजिए, मुझे सुन बताइए लीजिए। ना, मैंने सर, हिंदुस्तान के बता रहा हूं मुसलमान ना, के लिए क्या बोला? सर बता रहा हूं ना, क्या बोला सर, मैंने बता रहा हूं हिंदुस्तान ना, के मुसलमान के लिए? बता रहा हूं ना, सुनिए ना। एंकर को कभी भी एक साइड नहीं खड़ा होना चाहिए। नहीं, मैं किस साइड खड़ा हुआ? मैंने तो क्या खड़े हो गए क्या धनंजय से। भारत के मुसलमानों के आप खिलाफ तो क्या खड़े हो बोला? गए धनंजय जी की तरफ। मैंने आपको बीच में टोका? नहीं, नहीं। मैंने आपको टोका, आपने जब मेरे ये क्या तरीका था कि मैं खुल के नाम ले रहा हूं मुसलमान मुसलमान का, मैं खुल के नाम ले रहा हूं? मैं क्यों खुलकर मुसलमान को कह नाम रहे ले हैं? रहा हूं, रोहिंग्या मुसलमान। क्यों कह रहे हो आप? रोहिंग्या मुसलमान को क्यों कह बोल रहे हो क्यों आप? दिक्कत है? क्यों क्यों रोहिंग्या कह रहे- मुसलमान से प्यार है आपको? मैं वही कह रहा हूं, क्यों कह रहे क्यों हो? रोहिंग्या मुसलमान से आपको प्यार है क्या? मैंने सर, भारत के एक मिनट निखिल, अभी आपसे बात सर, कर रहा हूं। आप एंकर हैं। मुझे ये सुनिए, बताइए, नहीं मैं सुनिए। एंकर हूं, ये मुझे मालूम है। अरे ये सुनिए। मुझे बार बार मत बताइए, जैसे अच्छा, आप मैं मौलाना जवाब है, तो ऐसे दे मैं दूं। एंकर हूं। मैं जवाब तो दे मुझे दूं। ये बताइए कि मैंने भारत के मुसलमान के लिए क्या बोला? मैं बोल रहा हूं ना, बोलने तो दीजिए। क्या बोला? और मैं बोल सकता हूं क्योंकि मेरे पास इतने पॉइंट है। जब आप बंटवारे की बात कर रहे थे, टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे थे, अगर मैं इतिहास में चला गया कि टू नेशन थ्योरी किसने दी थी और कैसे पाकिस्तान बना, तो आपके लिए बहुत असहज स्थिति हो जाएगी मौलाना साहब। इसलिए हम इस गलत विषय कह रहे पर हैं ना जाएं तो ही बेहतर है। गलत कह मुझे रहे हैं आप आप। सिर्फ इतना बताएं, मैंने इतना आपसे- बताएं आप सिर्फ मुझे सुनिए, कि सुनिए। मैंने भारत के मुसलमान के लिए अरे क्या बोला? सुनिए, मैंने भारत आपसे के ज्यादा- मुसलमान के लिए क्या बोला, मुझे ये बता दीजिए। सुनिए, मैंने आपसे ज्यादा बंटवारे को पढ़ रखा है। अच्छा, आपसे ज्यादा पढ़ अच्छा। रखा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो आप और अहमदियों इसी के पर- बारे में क्या सुनिए, जानते हैं? आप इस पर किसी दिन डिबेट कर लीजिए और मैं और आप 1-to-1 हो जाए। एक ठीक है, हो जाए आपकी 1-to-1? चुनौती स्वीकार है। मैं अब आपको मुझे ये चुनौती दे बताइए, रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि मैंने भारत के मुसलमानों के लिए क्या बोला? नहीं, आपने ये कहा कि मैं मुसलमान शब्द यूज कर रहा हूं। हाँ, तो मैं रोहिंग्या मुसलमान के नहीं, मुसलमान आप- शब्द आप यूज कर रहा हूं घुसपैठिया कहिए ना। क्योंकि उन्होंने बांग्लादेशी हिंदू की बात भाई करी, साहब, आप इसलिए मैंने रोहिंग्या मुसलमान की बात अरे की। भाई साहब, आप मैंने घुसपैठिया भारत कहिए के ना। मुसलमान के फिर वही लिए बात है। साजिद देखिए, के लिए क्या बोला? कमाल की बात है। आप घुसपैठिया कहिए ना, आप उनको मुसलमान क्यों कह रहे हैं? ठीक है, घुसपैठिया रोहिंग्या कहिए। मुस्लिम घुसपैठिया, ठीक घुसपैठिया है, कहिए उनको। ठीक है, रोहिंग्या और मुस्लिम हम घुसपैठिया। हिंदुस्तान का हर आदमी घुसपैठिए को बाहर निकाला जाए, मैं भी सरकार के साथ खड़ा हूं। सरकार एक लिस्ट नहीं निकाले। नहीं, घुसपैठिए को बाहर तो देखिए, घुसपैठिए जो देखिए दो चीजें होती है। एक अभी- आदमी, एक घुसपैठिए की डेफिनेशन समझ लीजिए। क्या? एक व्यक्ति जो प्रताड़ित होकर जो भारत में आया है वो शरणार्थी है, अगर हिंदू है तो, पहली बात सीए कानून के बाद। अच्छा, और सुनिए, दूसरा, सुनिए। जो अब अपने रोजगार की तलाश में एक जगह पे कोई मस्जिद में मौलाना बन जाएगा, दूसरे मौलाना की नौकरी खाएगा वो। सुनिए बात, सुनिए। हक वो आपका अभी- मेरा अकेले का नहीं मान रहा है, वो हक अभी- आपका भी मान सुनिए, रहा अभी है। आप कश्मीर- ज्यादा उनके लिए ना जो हमदर्दी मत दिखाइए। अरे सर, मैं हमदर्दी नहीं दिखा रहा हूं, आप गलत वे में ले जा रहे हैं मेरे बयान को। अभी कश्मीरी गेट पे एक बस्ती बसाई गई थी जो हिंदू पाकिस्तान से आए थे। उनमें से आधे से ज्यादा हिंदू वापस चले गए पाकिस्तान। और ये बयान क्या देकर मालूम गए- कौन से आंकड़े, सुन कौन सी लीजिए ना। कहानी आप लेकर अरे आते सुन हैं? ली- हाँ, मेरी तो बात आपको मतलब अच्छी जैसे वो लगेगी। आ गए और वापस चले गए, मतलब यहाँ पर मैं तो बता रहा हूँ, मतलब सुनिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर तो अरे खुली हुई है। सुन तो लीजिए, आप तो ऐसा टोको टोको कर रहे हैं अरे जिस आप तरह कुछ भी बोलेंगे भारतीय तो उसका जनता मतलब- पार्टी, भारतीय देखिए, जनता ये पार्टी वाले मतलब चुप नहीं है। बैठे हुए आपने हैं, अपना पहला विश्व हिंदू स्टेटमेंट दिया, परिषद वाले देखिए। चुप बैठे हुए हैं और देखिए, आप मेरी बात घुस रहे हैं सुनिए। बीच में बार बार। वो नहीं बोल रहे, बोलने तो दो उनको यार। मैं नहीं रोका। हाँ, तो बोलने तो दूसरी दो। बात सुनिए, धनंजय जी ने पूरी बात बोली, मैंने फिर उनको वही नहीं बात। टोका। अपनी पहली बात जब उन्होंने बोली, निखिल ने जब अपनी पूरी बात बोली, मैंने नहीं टोका। अच्छा, बोलने प्रवेश तो जी को नहीं दीजिए। टोका, आपको नहीं टोका, पूरा बोलने दिया। अरे साहब, बोलने उसके तो दो। बाद आप कुछ भी तथ्य रखेंगे, भाई साहब बोलने तो दो। आप नहीं, आप कुछ भी तथ्य रखें, कोई भी पाकिस्तान आ गया, कोई भी चला रुकिए गया, ना, मैं छोड़िए। 30 सेकंड में पूरी कर रहा हूं अपनी बात। जी। 30 सेकंड में कर रहा हूं। जी जी, उनके बाकायदा बयान पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। वो ये कह के गए हैं कि हमें बसा तो दिया गया, ज़मीन तो दे दी गई, ना हमारे पास घर है, ना हमारे पास रोजगार है, ना हमारे पास खाने के लिए कुछ है। पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है, आप सर्च कीजिए गूगल पे। ठीक है प्रवेश जी, बहुत प्रवेश सारे जी, बयानात पड़े हुए हैं। प्रवेश जी, आप बताइए कि क्या ये होता है कि हिंदुवादी संगठन, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी हिंदुवादी संगठनों की बनती है, क्या वो बाहर से आए हिंदू शरणार्थियों का ध्यान नहीं रखते हैं? प्रवेश जी, हिंदू परिषद ने शरणार्थी, अभी आपको जितने भी मेट्रो स्टेशन दिख रहे हैं ना, इन मेट्रो स्टेशन पे मोबाइल कवर और मोबाइल्स के सामान जो पार्ट्स होते हैं बेचने की छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं। परिषद और संघ के कार्यकर्ताओं ने लगाए, किसके हैं? किसके? कौन लोग हैं? ये वही आप लोग देखिए, हैं फिर आप बीच में तो बोल रहे भारत, हाँ, हम दिवाली मनाते हैं मेरे भाई रशीदी साहब, उनके साथ उनकी बस्तियों में जाकर के, ये रोहिणी में है और
ये ढक्का के पास है। देखिए फिर साजिद है सिद्दीकी ना? साहब, फिर मैं हम उनके अगर साथ आपके जाते हैं। अगर आपका उनको बयान छोटे-छोटे आया काम खोल और कर मैंने दिए। लोगों को रोका नहीं तो फिर सोच लीजिएगा, उनको छोटे-छोटे सोच काम लीजिएगा। खोल कर दिए। कैमरा लेके रशीदी साहब, देखिए मैंने चलिए वो मेरे तस्वीरें, साथ एक मिनट जानकारी। प्रवेश जी, एक चलिए सेकंड मेरे साथ रुको। कैमरा लेके। साजिद ये 10 रशीदी साहब को स्टॉल चुप बता कर दे। साजिद जी, 10 मेट्रो पे साजिद जी 10 दिवाली स्टॉल मनाते बता हुए दीजिए। पाकिस्तानी आप हिंदू कल समाज, सुबह 10 निकल मेट्रो पे जाइए। 10 स्टॉल बता सुन देंगे। लीजिए मुझे, आप सुबह बेटे पे बयान निकल देने से जाइए, कुछ नहीं सुबह। होता। पाकिस्तानी आप सुबह निकल बेटों पे जाइए। बयान देने से अब आप कुछ मेरी नहीं बात होता सुन भाई। लेंगे, मेरी बात सुन अरे लेंगे, आप नहीं सुबह होता। निकल मेरी के बात सुन जाइए, लेंगे। खड़े हो जाते हो मेट्रो साइड में स्टेशन जाके। देखिए। अब आप मेरी बात सुन सिविल लेंगे। उनके साथ में लग रहे हो। देखिए। आप उनसे कहिए चलो कैमरा लेके दिखाओ हमें कितने शरणार्थियों अरे के आप स्टॉल लगे जाकर हुए हैं, देखिए ना। कितने शरणार्थियों आप के जाकर स्टॉल लगे हुए हैं। देखिए। चलो आप हमने उनसे ना बोलो किया कि हो चलो तो कैमरा बताइए। लेके चलिए ठीक है, साबित और करें इस आप बात उनसे को। पूछिए। बिना बेतुके शरणार्थियों बयान के देते बीच हो, में जाइए। जाहिल आदमी से अब बात हम कर रहे जाते हैं ना हो, भाई। अनपढ़ आदमी से बात वो कर रहे हमारे हो। भाई है, हमें पता नहीं हमारे मेट्रो में बंधु है, कितने स्टॉल हम लगे उनके हुए हैं। बीच में रहते हैं। कमाल की बात हम है, उनके बीच में एक काम स्टॉल करते नहीं हैं। दिखा सकते आप उनके लिए शरणार्थियों का, स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए एक काम स्टॉल करते नहीं हैं। दिखा सकते उनकी आप। सुरक्षा के लिए मैं काम दावा करते हैं। करता हूं, चुनौती उनके देता हूं रोजगार के आपको। लिए काम चलिए करते हैं। कैमरा लेके। आप कितने ढिंढोरा नहीं बकवास पीटते कर रहे हैं बैठकर, ढिंढोरा नहीं पीटते झूठ की झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ चलिए पे ठीक है, आज सुबह बहस को एक जाइए। अलग दिशा में ले जाते नहीं, हैं। दिशा नहीं, सुबह नहीं, कैमरा जाएगा आपका। नहीं, सुबह कैमरा तो जाकर देखिए ऐसा कैमरा है, जाएगा आपका। ठीक है कैमरा जाएगा, कैमरा ठीक है कैमरा आपका। जाएगा, आपको कल तक नहीं सबूत तो मिल जाएगा। आपको चलिए अगले प्रोग्राम में हरिंद्र, माफी मांगनी ठीक है, पड़ेगी। मैं क्या इनके माफी साथ मांगू, खड़ा हरिंद्र होने जी पर। आपको सबूत दे देंगे। और प्रवेश वर्मा को भी माफी मांगनी ठीक पड़ेगी। है ठीक है, प्रवेश जी आपको अगर सबूत दे देंगे, जाएगा, प्रवेश जी तो सबूत आप दे माफी देंगे, मांगोगे, प्रवेश जी दोनों सबूत दे आप देंगे। माफी मांगोगे। इन तमाम स्थानों बता रहे हो पर लोगों ऐसे को, देश के रोजगार लोगों दिया को गया गुमराह कर रहे उनके स्टॉल हो, लगाए हिंदुओं गए। को गुमराह कर रहे हो, अरे हम हिंदुओं बता को रहे हैं, गुमराह हम कर रहे हैं हो। ना। चलो कैमरा हम लेके, कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहे चलता हैं। हूं कैमरा लेके। हम चलिए कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। 10 आदमी हम कर बताइए रहे हैं, कि इसलिए बता शरणार्थियों रहे को हैं। हमने काम दे दिया। आइए, अरे मेट्रो को हम छोड़ो, चलते हैं, चलिए। मेट्रो के अलावा बता दो चलिए, कहाँ मेरे काम साथ दीजिए चलेंगे। शरणार्थियों को। चलिए दोनों लोग चलेंगे, बस्ती चलिए बसा दिया आपने, बस्ती बसा चलिए दिया दोनों लोग आपने। चलेंगे। लोगों के अरे पास आप मकान नहीं है, सुनिए, खाने के लिए कुछ सुनिए, नहीं है, हम लोग राजनीति भूखे मर नहीं रहे हैं। करते। यहाँ के लोगों हम के पास तो राजनीति रोजगार नहीं है नहीं, करते हिंदू के शरणार्थियों नाम को दे पर। दिया आपने। हम ये कौन समाज सी के लिए अक्लमंदी है काम भाई? करने वाले लोग हैं। हम यहाँ के समाज लोग तो लिए जूते काम चटकाते करते फिर रहे हैं, आपकी तरह- यहाँ के लोग तो नौकरियों के लिए आपकी तरह परेशान हैं, राजनीति करने कारोबार वाले नहीं है लोगों के, वो उजाड़ रहे हैं हमारे आप, अपने बंधु जगह हैं। जगह से हमारे लोगों अपने की बंधु दुकानें हैं, उजाड़ इसलिए रहे हैं हमको आप, उनके लिए और आप चलिए, चले ठीक है, शरणार्थियों को दे ठीक दिया है, हमने। काम बहुत देर से करते हैं। प्रोफेसर हम हरेंद्र जाते प्रताप, देखिए। बहुत देर से अजीब बात है प्रोफेसर भाई। हरेंद्र इंतजार कर रहे हैं, प्रोफेसर हरेंद्र कुमार सिंह, ये सब तो बहस अपनी जगह पर है, ये सब बहस अपनी जगह पर है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक सवाल का जवाब, साजिद जी अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया, साजिद जी हो गया, अब हो गया, साजिद जी हो गया, साजिद जी आखिरी बार बोल रहा हूं, हो गया, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। इस तरह की डिबेट मत करा करो यार, बुरी बात नहीं है। आप, करोड़ों लोग देखते हैं। हाँ तो आपको सुन रहे हैं ना, जो सच है वो मालूम पड़ जाएगा। प्रोफेसर हरेंद्र एक बात बताइए, ये सब बहस अपनी जगह पर है, जो अभी हमने राजनीतिक बहस सुनी, तमाम तरह की बातें हुई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्योंकि आपने इस विषय पर रिसर्च कर रखा है, ये बताइए कि जब ये डेमोग्राफी चेंज होता है तो इसका क्या आर्थिक और सामाजिक प्रभाव होता है, ये आप थोड़ा सा इसको विस्तार से समझाइए। धार्मिक के अलावा और भी क्या इसमें अंतर आप महसूस करते हैं जब ये होता है? मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत देर से शांतिपूर्वक सुन रहा हूं। मुख्यतया इन लोगों का चिंतन धार्मिक राजनैतिक आधार पर रहा है। इस समय जो हमारी अमृत काल चल रहा है 25 वर्ष के लिए, 2022 से 47 तक, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2047 आते आते हम विकसित भारत में आ जाएंगे, हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। जरा ये कल्पना करिए, एक तरफ हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है और दूसरी तरफ गलत आधार पर जनसंख्या भी बढ़ रही है। उसका नेट रिजल्ट ये है कि पर कैपिटा इनकम घट जाती है। अगर हम अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, देश की गरीबी को घटाना चाहते हैं, तो इन घुसपैठियों को रोकना होगा। इसकी मुख्य शुरुआत 1971 में हुई, जब बांग्लादेश का सृजन होता है, भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है, और आज जो गृह मंत्री जी का बयान है मुख्यतया 3 प्रदेशों के लिए, बिहार, असम, त्रिपुरा, उनमें ये समस्या बड़ी गंभीर है। यह मामला जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा से भी, राष्ट्रवाद से भी, सामाजिक स्थिरता से भी। कुछ देर हो गया, अब तो हम लोगों को चेत जाना चाहिए। क्या हम वैश्वीकरण की बात करते हुए गलत तरीके से आए हुए लोगों को अपने यहाँ जगह देंगे तो हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। जो ये बात कही जाती है कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है,
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है। हमारा 64% पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड में आता है, मैंने 15 साल से 59 साल तक। लेकिन जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं वो ऐसा कुछ कर दे रहे हैं कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस आ जाएगा। तो मुझे तो ये लगता है हमारी बॉर्डर पर जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं, वो चाहे बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, इसको पूरी कड़ाई के साथ घुसपैठियों को निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। हमको आपको राष्ट्र हित में अपने नैरो दृष्टिकोण को त्याग देना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ और ऐसा होके ही रहेगा, तब देश में आर्थिक स्थिरता का वातावरण रहेगा और उसका नेट रिजल्ट राजनीतिक स्थिरता पे भी आएगा। मेरा अपना मानना है कि गृह मंत्री जी के बयान को बिना राजनीतिक आधार पर लिए हुए हम सबको स्वस्थ तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। इसमें कहीं कोई राजनीतिक एंगल से चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। यह कुल मिलाकर के देश को विकसित भारत बनाने का आधार है। आपको पता होगा आज हमारी गिनती होती है ब्रिक्स में, ब्राजील, रसिया, बीच में इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका आधार है हम अब सुपर इकोनॉमिक पावर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी ग्रोथ रेट ठीक है, वो बिल्कुल निश्चित तौर पर बात है कि अगर एक 3 से 4 करोड़ अगर एक अंदाजा लगाया जाए घुसपैठिए हैं तो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था पे बोझ पड़ेगा, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर बात है। लेकिन धनंजय जी, जो बात निखिल ने कही, जो साजिद साहब ने जो बात कही, वो बार बार ये बात निकल कर आती है कि बीजेपी इनको मुद्दा तो बनाती है कि घुसपैठिया मुद्दा है, डेमोग्राफी चेंज मुद्दा है, लेकिन बार बार ये सवाल उठता है कि अगर 12 साल सरकार रही है तो ये घुसपैठिए अभी तक इन पर कितना एक्शन हुआ, पहली बात ये। और भविष्य में किस बात की आप गारंटी दे पाएंगे कि अब तो बंगाल में भी सरकार बीजेपी की आ गई है, असम में ऑलरेडी 10 साल से है, तो क्या ये माना जाए कि अब ये घुसपैठ बंद होगी और ये डेमोग्राफी चेंज जो हो चुका है उसका क्या किया जाएगा? वो तो हो चुका। अभी तो सर जब सर वाला मामला आता तो विरोध करते हैं लोग। प्रखर जी, 2 बातें जी। पहला तो हमने कहा था कि धारा 370 हटाएंगे, भारत माता के मुकुटमणि से कलंक काली खटाएंगे, तो कोई विश्वास नहीं करता था, हमने उसको पूरा किया। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि नक्सलवाद को जड़ मूल से समाप्त करेंगे, हमने उसको पूरा किया। और एक मौलाना का इस देश में बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं, जिनसे पूछा किसी पत्रकार ने कि बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मेरा क्या लेना देना। तो उन्होंने कहा कि गाजा पर तो आप बहुत बोलते हैं, तो कहा कि मानवता है। और आज आपके यहाँ बैठ करके मौलाना साहब कह रहे हैं कि हिंदू शरणार्थी वापस जा रहे हैं, तो जब चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं। लेकिन उनकी बात से एक बात से मैं बहुत सहमत हूं, जो उन्होंने एक हुजूर ने फरमाया कि जो चले आते हैं बांग्लादेशी या रोहिंग्या, उसमें सिर्फ मुसलमानों का हाथ नहीं। बिल्कुल सही कहा, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो जंगल के कटने का किस्सा न होता। मौलाना साहब आपसे पहले निखिल जैन बोल रहे थे, तो रोहिंग्या तक की चिंता में पड़े हुए हैं। आप तो बांग्लादेश तक ही टिके हुए हैं और पाकिस्तान तक, तो रोहिंग्या तक की चिंता में पड़े हुए हैं। जो जैन धर्म के लोग जो इस देश में बहुत थोड़े से बच गए हैं, वो बैठ करके कांग्रेस के कुकर्मों की नई कहानी लिखने के लिए रोहिंग्या तक से बुलाने के लिए लगे हुए हैं कि भाई तुम ही आके वोट दे दो, तुम ही से मेरा दुकान चलेगा। तो इस देश में अगर कांग्रेस के कुकर्म नहीं होते, इस देश में कांग्रेस के कुकर्म नहीं होते, ये काले अध्याय नहीं होते, तो इस बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं यार? क्या विषय है निखिल? विषय जो है उस विषय पर रहेंगे ना आप? नहीं, अगर आप देखिए कलामुद्दीन करीमपुर भैया और मोहम्मद सादिक जैसे लोग इस देश में कांग्रेस के रीजन में ही आए, उन्हीं के रीजन में विधायक बने, उन्हीं के रीजन में इन लोगों ने जगह जगह पाया। और आप देखिए क्या है मुनाफत और मक्कारी की इंतहा देखिए कि जिनको गाजा से लगाव है लेकिन बांग्लादेश में दिक्कत है, वो आज बैठ करके हिंदुओं के मदद कर रहे कि नहीं नहीं वो लौट गई, अच्छी बात नहीं है। आप कैमरा लेके चलिए, देखिए कितने उनको दिक्कत ये है, कितने बचे हुए उनको जानना है, आपके कैमरे की आंखों से पहचानना है कितने बचे हुए हैं, और उन्हें नहीं घुसपैठ के रास्ते अपने लिए तैयार करने। दूसरी बात आप देखिए, मुझे इस बड़ी मतलब बेशर्मी के इंतहा देखिए कि रोहिंग्या तक के लिए चिंता है लोगों को। इस देश में कांग्रेस सो कॉल्ड कांग्रेसी समर्थक और कांग्रेस के स्ट्रेटेजिक्स श्रीमान कह रहे हैं, जैन साहब है वो भी, और वो कह रहे हैं कि भाई रोहिंग्या को भी आने दो, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भर के कभी मन नहीं भरा है, अभी रोहिंग्या से लाओ, उसके बाद कहेंगे इराक से लाओ, ईरान से लाओ, किसी तरह से लाओ, लेकिन मुसलमान को मुल्क से ऊपर बताओ
क्योंकि वो ही वोट है, वही एक चंद वोट है जिसके बेसिस पर मुल्क के ऊपर मुसलमान, हम कहते हैं कि मुसलमान भी इस मुल्क की माटी से जुड़ के अपने मुस्तकबिल को अपने मकाम तक मोदी जी के नेतृत्व में लेके जाए। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन ये घुसपैठ को, तुष्टिकरण को, तुष्टिकरण के खिलाफ बाबा साहब भी थे, उन्होंने कहा था कि तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस ठीक नहीं कर रही है। क्या होता है, तुष्टिकरण करते जाएंगे और उनकी डिमांड बढ़ते जाएगी। निखिल बात यह है कि बात जो 12 साल की हुई मोदी सरकार में, लेकिन हम इस बात को जो बार बार 1994-95 के उदाहरण दे रहे हैं, निखिल हम इस बात से भी नकार नहीं सकते हैं कि कांग्रेस के समय से घुसपैठ शुरू हो गई थी। हालांकि प्रोफेसर हरेंद्र इस विषय के विशेषज्ञ हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है। 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तब भी असम में मुस्लिम आबादी आ रही थी, और जो हमारे असम के मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बोरदोलोई, वो लगातार जो है वो नेहरू सरकार को, केंद्र सरकार को चेता रहे थे कि लोग आ रहे हैं, और नेहरू सरकार उसको लेकर, जो नेहरू के पत्र हैं वो मैंने पूरे पढ़े, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के अंदर छपे हुए हैं, और नेहरू उसको सिर्फ आवाजाही बता बता के टाल रहे थे। सरदार पटेल भी इस मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन उस मुद्दे को 1947, 48, 49, 50 तक भी नहीं किया गया। 71 के बाद निश्चित तौर पर यह संख्या बढ़ी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकती है, क्यों घुसपैठियों को उसने वोट बैंक के तौर पर तैयार करने की राजनीति जो है वो कांग्रेस से शुरू होती है। मैं 2 नाम लेना चाहूंगा, सबके पहले भी ले चुका हूं इसी बहस में। एक मोइनुल हक चौधरी जो इंदिरा सरकार में मंत्री बने, वो जिन्ना के पर्सनल सेक्रेटरी होते थे, और असम के अंदर वो 5 बार विधायक बने और बाद में केंद्र में वाणिज्य मंत्री बन गए। इसके अलावा फखरुद्दीन अली अहमद, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वो देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन उन पर यह आरोप है कि उन्होंने घुसपैठ को बढ़ावा दिया। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये जवाहरलाल नेहरू के जो परिवार के बीके नेहरू जो असम के राज्यपाल रहे, उन्होंने नाइस गाइज फिनिश सेकंड के अंदर, पुस्तक के अंदर ये बात लिखी है। तो कांग्रेस ने दिया, और जो साजिद जी ने जो एक बात कही कि जब वो आ जाते हैं तो उनके पुख्ता कागज बन जाते हैं, निश्चित तौर पर वो बेईमान लोग तमाम समाज के लोग हैं जो उनके आधार कार्ड और ये सब बनाते हैं। साजिद जी ने बात सही कही। तो ऐसे में जो घुसपैठ हो चुकी, उसके लिए कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ सकती है? प्रखर जी, आज मेरे लिए ना बैठ के बहुत आपने एक बात और, थोड़ा सा एक बात और जोड़ देता हूं। आपने बॉर्डर की बात की, सबको मालूम है, बच्चा जान गया है कि किस तरह से ममता राज के अंदर जो है करीब 450-500 किलोमीटर की जमीन जो है वो बीएसएफ को नहीं दी गई, वहां पे फेंसिंग नहीं हो पाई, और उसका नतीजा हमने देखा। और जैसे अभी नई सरकार आई है, बिल्कुल 7 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, मैंने शो बनाया उस पर पूरा, 7 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, दर्जनों एकड़ जमीन जो है बीएसएफ को दे दी, काम शुरू हो गया फेंसिंग का। वहां पर राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। प्रखर जी, अब इतनी सारी बातें कह दी हैं तो एक उनका सबका जवाब देने का मौका दीजिएगा। बीएसएफ के क्षेत्रफल में, उनकी ज्यूरिसडिक्शन में ऑलरेडी बॉर्डर आता है। सरकार जमीन बफर जोन्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट बफर जोन्स के लिए जमीन दे या नहीं दे, बीएसएफ को वहां पर जाल लगाने से, बॉर्डर लगाने से कोई नहीं रोक सकता। पहली बात, आप इस पर बाद में काट लीजिएगा। आपने 8-10 चीजें बोल दी हैं। आपने प्रोफेसर साहब यहाँ पर वो बिना राजनीति का चोला पहन के, सबसे ज्यादा राजनीति तो हमसे ज्यादा तो उन्होंने कर दी। राजनीतिक विश्लेषक का चोला पहनकर कांग्रेस की बात कर रहे हो। मैं राजनीतिक विश्लेषक, बोलिए ना सीधे। नहीं, मैं प्रोफेसर बन के नहीं आ रहा हूं, मैं कोई विशेषज्ञ बन के नहीं आ रहा हूं। आपने मुझे नहीं, प्रखर जी, आपने मुझे, आप किसी बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी के डीन को आप इस तरह मैं की बात बता बोल रहे देता हूं, मैं इसीलिए मुझे वो हर्ट कर रहा है। देखिए, जब आप मेरे नहीं, आप व्यक्तिगत हुए इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल नहीं टोकता। मैं भी आपका क्या लेना देना है एक बीएचयू के डीन जो आपसे पढ़े लिखे हैं, आपसे बुजुर्ग हैं, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के डीन है, उनके लिए आप चोला पहन बोलेंगे, ये चोला पहनकर बैठे हुए हैं। बोलने तो दीजिए। नहीं, क्यों आप किसी पे आक्षेप लगाने के लिए बैठे हैं क्या? ठीक है, अब मैं अपनी बात बोल लूं। मेरा बात ही है कि धनंजय जी राजनीतिक बात करते हैं, बनता है, बीजेपी के प्रवक्ता है। आप मेरा इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये कांग्रेस का समर्थन करेंगे, आके मैं राजनीतिक बात करता हूं, समझ आता है। लेकिन अगर एक कॉलेज प्रोफेसर आके हमें जो तर्क विहीन बात बताएं, वो कह रहे हैं आईटीबीपी को देखना चाहिए। आईटीबीपी तो चाइना का बॉर्डर, मैं उन्हीं असहमतियों की बात कर रहा हूं। 2047 में वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने, 4 ट्रिलियन की तो हम ऑलरेडी है। मोदी जी का 15 ट्रिलियन का टारगेट है। मेरी आशा है कि हम सारे यही चाहेंगे कि 15 ट्रिलियन का टारगेट पहुंचे। वो कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में वो बात करते हैं घुसपैठियों की। डेमोग्राफिक डिविडेंड और इकोनॉमी की जब आप बात करेंगे, डेमोग्राफिक इशू है, प्रॉब्लम है। अगर हमारे देश की डेमोग्राफी में कोई और देश के लोग मिल जाए, नागरिक मिल जाए, बिल्कुल प्रॉब्लम है। लेकिन वो एक दूसरी प्रॉब्लम है। रही बात इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में तो वो एक्चुअली इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहे हैं। आज के डेट में केरला की कितनी फार्म लेबर और पंजाब की कितनी फार्म लेबर बांग्लादेश से आ रही है। और ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही। हिंदू मुसलमान जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, पंजाब के और केरला के फार्मर्स उन्हें यूज कर रहे हैं, पर मैं उन पॉइंट्स पे नहीं जाना चाहूंगा। मेन बात यह है कि आज की तारीख में ये बैठ के, आपने मेरे से पूछा ना कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी घुसपैठियों के लिए कब मानेगी। देखिए, आज मैं बैठ के बोलूं ना, मेरे घर में 4 गाड़ी नहीं है, मेरे पिताजी केवल 2 कर पाए, दादाजी तो 1 भी नहीं ले पाए थे। बहुत आसान है बोलना। लेकिन जब दादाजी दिल्ली में 80 साल पहले आए थे ना, एक साइकिल पे और जेब में 10 रुपए लेके,
उस समय उन्होंने किस परिस्थितियों से गुजारा करा, मुझे यह देखना है। नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, हमारे देश में इतना पैसा नहीं था, इतना अन्न नहीं था कि हम अपने लोगों को खाना दे सकें। इतना 12% लिटरेसी रेट थी, $2 बिलियन फॉरेस्ट रिजर्व था। खाना नहीं दे सकते थे, लेकिन मैं आपको पत्र पर पढ़ा सकता हूं जो सरदार पटेल को लिख रहे हैं। सरदार पटेल जब चिंता जता रहे हैं कि बांग्लादेश से इतने लोग, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान से इतने लोग आ रहे हैं, तो कहना है कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ये आवाजाही है। अपने यहां खाने को पैसे नहीं थे और घुसपैठियों को लेकर चिंता की बात नहीं है। भाई साहब, घुसपैठियों को रोकना ऐसा तो है नहीं ना, छड़ी घुमाई और हो गया, घुसपैठिए रुक गए। आप अपनी फोर्सेस वहां पे डालेंगे, आप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। चलिए ठीक है, बना दिया। चलिए ठीक है, नेहरू जी को छोड़ा। देने का अब आप बताइए कि ऐसे लोग फखरुद्दीन अली अहमद और मोइनुल हक चौधरी जैसे लोग ये जो घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे थे, और बीके नेहरू जो उन्हीं के परिवार के सदस्य थे, जब वो दिल्ली सरकार में जाके विरोध करते थे, केंद्र में राज्यपाल थे, वो बोलते थे कि ये घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इंदिरा गांधी अनसुनी कर देती थी, क्योंकि बकौल बीके नेहरू इंदिरा गांधी के लिए वो वोट बैंक होता था। तो इंदिरा गांधी के लिए तो मानेंगे कि ये घुसपैठ को बढ़ावा दिया। और ये मैं प्रखर श्रीवास्तव नहीं बोल रहा, ये बात बीके नेहरू ने बोली है। बीके नेहरू का आरोप मान लो, इंदिरा गांधी को झूठा साबित कर दो। अरे बीके नेहरू तो उनके चचेरे भाई थे ना, और बीके नेहरू को छोटी चीज थे। अरे तो वो बीके नेहरू अमेरिका के अंदर भारत के राजदूत रहे। वरुण गांधी, जॉन एफ कैनेडी उनकी इज्जत करता था बीके नेहरू की, आपको मालूम नहीं है? वरुण गांधी, राहुल गांधी असल में क्या हुआ ना कि आप लोग ना गांधी परिवार में हो ना, राहुल, राजीव, इन्हीं सबको जानते थे। पढ़िए गांधी परिवार के बारे में, आपको मालूम पड़ेगा कि और भी लोग थे उसमें। बिल्कुल थे, वरुण गांधी, राहुल आप बीके नेहरू के बारे में जानते ही नहीं है, जिसकी इज्जत जो है जॉन एफ कैनेडी करता था। माय पॉइंट वो तो चलिए ठीक है, मौलाना नेहरू जी की भी करते सिद्दीकी साहब, आपने जो बात की है डेमोग्राफी चेंज को लेकर, और वो उसमें हिंदू मुसलमान तमाम आता है। आपने कहा कि हिंदू शरणार्थी, मुस्लिम शरणार्थी, सब तरह की बात हुई, लेकिन बंगाल का एक आंकड़ा है जिस पर मैं थोड़ा सा आपका, मैं चाहूंगा अगर आपने इस पर अध्ययन कर रखा हो तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि मुस्लिम आबादी जो थी बंगाल में, पीसीआर से निवेदन करूंगा बंगाल की मुस्लिम आबादी के आंकड़े चलाने का प्रयास करें। मुस्लिम आबादी जो बंगाल में थी 1951 में जब हमारी पहली जनगणना हुई, तो वो थी 19.8%, और 2011 में वो हो गई 27%, मतलब 7.2% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अब पूरे भारत में हम 1951 में भारत की मुस्लिमों की जनसंख्या लें और 2011 के मुस्लिमों की जनसंख्या लें, तो वो जो ग्रोथ रेट है वो है 4.3% का। भारत जब पहली जनगणना हुई तो 9.8% मुस्लिम थे, अब 14.2% के आसपास है, मतलब करीब करीब 4.3% पूरे भारत में मुसलमान बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बंगाल में यही प्रतिशत 7.2% है। ये इसके पीछे क्या गणित देखते हैं? और जहां तक आप जो कह रहे थे कि शरणार्थी तो सभी आते हैं, सभी आए, निखिल ने भी ये बात कही, तो हिंदुओं का भी एक थोड़ा सा बता देता हूं कि हिंदू बंगाल में 78.7% थे 1951 में, और 2011 में 70% हो गए, करीब करीब 7.3% की गिरावट आई। तो ये क्या कहानी है कि भारत के बाकी हिस्सों में मुसलमान 4.2% की रफ्तार से बढ़े इतने साल में, और बंगाल में 7.2% बढ़ गए, और हिंदू जो है, अगर वो हिंदू भी आए थे तो हिंदू क्यों कम हो गए? थोड़ा सा मुझे ये बताइए। आपकी बात का भी जवाब दूंगा मैं। आपने दो बातें कही और दोनों बातों में आपकी विरोधाभास है। जैसे आपने पहले कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने इसकी चिंता व्यक्त की थी बाकायदा कि भाई घुसपैठ क्यों है, ये पहले भाषण में की थी उन्होंने। फिर आपने ये कहा, फिर पलट गए वो, सुनो, सरदार बोलूंगा, फिर बीच में बोल रहे हो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप मेरे ऊपर व्यक्तिगत होते हैं ना, बीच में बोल रहे हो। नहीं, इसलिए बोल मुझे रहा हूं, बोलने दो ना सर, एक सवाल कर लेना बाद में। अगर मैं हूं तो मैं गारंटी के साथ स्टैम्प पेपर पर लिखकर दे सकता हूं कि पहले भाषण में क्या बोला था, और सरदार पटेल को जो दूसरा लेटर लिखा उसमें क्या बोला। अगर नेहरू की बातों में विरोधाभास आ गया तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? उसके लिए मैं तो दोषी नहीं हुआ ना। जब नेहरू ही अपनी बात पर टिके नहीं रहे तो आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? अच्छा, 2026 में। अच्छा, मैं बोल लूं? जी, मैं बोल लूं? दूसरी बात आपने कही कि साहब जब सरदार पटेल ने लेटर लिखा तो वो उन्होंने आवाजाही कहकर टाल दिया उसको। ये बहुत बड़ा विरोधाभास, जिसने भी लिखा, नेहरू जी का, जहां भी आपने पढ़ा, जहां मैंने, एक सुनिए, एक मिनट साजिद रशीद दीदी, आपने जहां भी पढ़ा आपने ये बोला, इसकी सुना दूं। मैंने सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू का हवाला दिया है। आपके सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए बता दूं कि सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू का प्रकाशन भारत सरकार की मदद से, और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनकी देख रेख में हुआ है, इसलिए उसको बाइबल माना जाता है नेहरू के बारे में। नेहरू ने अपने जीवन में जो कहा, जो लिखा, जो भाषण दिया, वो सब वो दर्ज है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता उसमें लिखी बात को। आगे आप बोलिए। बीके नेहरू का आपने हवाला दिया, उनने किताब में लिखा है अपनी नाइस गाइस फिनिश सेकंड में। सुन लीजिए मेरी बात, मुझे बोलने तो दीजिए यार। नहीं, आपको बताता चल रहा हूं, एक सेकंड नहीं बोलने दे रहा हूं आपको मैं। अरे मैं बता दो, लेकिन मुझे बोलने तो दो। बोलिए ना। बीके नेहरू का जो मामला था इंदिरा गांधी के साथ में और उनके बाद में जो कुछ हुआ, वो भी इतिहास का हिस्सा है। आप उसको क्यों नहीं पढ़ते? आपने अपने मतलब की बात पढ़ ली कि बीके नेहरू ने ऐसा कहा है,
आपने उन तमाम बातों को तो नहीं पढ़ा कि बाद में क्या क्या उनमें कंट्रोवर्सी हुई, कैसे हुई, किस तरह हुई। मैं समर्थन में नहीं हूँ कांग्रेस के, कभी इस बात में आप मुझसे, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, आप बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, बंगाल का जिक्र बार बार क्यों किया जाता है, ये भी एक बड़ी समस्या है। मैं तो ये कहता हूँ इंसानियत के नाते कोई भी आदमी अगर प्रताड़ित होता है, चूँकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इंसानियत के नाते अगर कोई भी प्रताड़ित होता है तो उसमें धर्म नहीं देखना चाहिए, मेरा मानना ये है। दूसरी बात, तो धर्मशाला खोल दे भारत में, मत करो बिल्कुल, किसी को भी मत बुलाओ। किसी को क्यों नहीं? अरे भाई 140 हम सनातन की भूमि है भारत, हमें 140 यार ये बात सनातन क्यों कहते हो? सनातन की भूमि क्यों? अरे सनातन की भूमि 56 ममालिक क्यों? सनातन की भूमि क्यों? सनातन की, फिर आपने विवादित बयान दे दिया, फिर आपने विवादित बयान दे दिया। आप एंकर होकर जो खड़े हो जाते हैं साथ में, मुसलमानों के बाद तो फिर हिंदू होने का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, कि आप हिंदू हैं तो सनातनी बात करेंगे। मुसलमानों के बाद तो 56 ममालिक, जर्नलिज्म कुछ नहीं है, जहां मुंह उठा के जाए, जर्नलिज्म आपके नजदीक कुछ नहीं है। जर्नलिज्म मुसलमानों के लिए अपना दरवाजा खोल रखा है, जाइए यूरोप चले जाइए, हम क्या मना कर रहे हैं? आपकी दिक्कत पता क्या है? रोहिंग्या मुसलमान चले जाए ना सर, रोहिंग्या मुसलमान चले जाए यूरोप, हम क्या मना कर रहे हैं? पता क्या है? भारत क्यों आए? भारत धर्मशाला नहीं है बॉस, भारत धर्मशाला नहीं है। आपकी भारत में सिर्फ जो हिंदू है वही आएगा प्रताड़ित। और मैं ट्रिनिडाद टोबैगो और फिजी के हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो हिंदुओं की बात कर रहा हूं जो हमारे देश के नेताओं की गलतियों की वजह से उन 2 देशों में रह गए। तमिल हिंदू प्रताड़ित होंगे, वो नहीं आए सर। एक मिनट, तमिल हिंदू आज भी भारत में तमिलनाडु के अंदर रहते हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ लेते हैं। अपना सामान्य ज्ञान में आप दो सामान्य ज्ञान दुरुस्त कर लीजिए। सर प्रखर जी, एक मिनट, निखिल जी मैं बात पूरी कर लूं। प्रखर जी, आप 2 जगह गलत कर रहे हैं। मैं बहुत प्यार से आपसे कह रहा हूं। एक तो आप गेस्ट के साथ 1 to 1 हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए आपको। मेरा आप काम सिर्फ नहीं है? सवाल करो, नहीं आपका काम तो आप सवाल कर लीजिए, साजिद रशीदी आपका क्लास काम, खोल लीजिए। सर आपका काम जस्टिफाई करने का नहीं है, आपका काम अच्छा। सवाल करने का है। नहीं, आप 10 सवाल कीजिए, 20 कीजिए, 50 जो सवाल मैंने पूछा लेकिन उसका आप जवाब तो जस्टिफिकेशन दिया में लग जाते हैं। मुझे ये बताइए, आप जस्टिफिकेशन में लग जाते हैं। दूसरी बात सुनिए, दूसरी आप बात मुझसे व्यक्तिगत होते हैं इसलिए मैं होता हूं। अच्छा सुनिए ना, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि बंगाल में मुस्लिम आबादी जो है 1951 से 2011 के बीच में 7.2% से बढ़ी, और पूरे देश में मुस्लिम आबादी का ग्रोथ रेट इसी समय में 1951 से 2011 के बीच 4.3 था। ऐसा क्यों? ये बस मुझे इतना बता दीजिए। देखिए, जब देश को आज़ादी मिली थी उस वक्त क्या आंकड़ा था, और 2011 में लास्ट जब मैं वही तो बता रहा हूं, सुन लीजिए ना जनगणना क्या हुई, उसका क्या आंकड़ा था। अब जो ये जनगणना चल रही है, अरे सर मैं 2011 की बता रहा हूं। अरे सुन तो लो मेरे भाई, आपके प्रिय यूपीए सरकार यार मुझे पूरी तो करने दो। मेरा सवाल का जवाब घुमा रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं बार बार। आप मुझे बताइए कि बंगाल में 7.2% मुसलमान बढ़े 1951 से 2011 के बीच में, और मुस्लिम ग्रोथ इंडिया के अंदर रही इसी बीच में 4.3। ये कहां से 3% ज्यादा मिलकर क्या खाते हैं बंगाल के मुसलमान ऐसा कि उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है वहां पर? ये मुझे बताइए। आपकी दिक्कत पता क्या है? असहज हो जाते हैं आप। नहीं, मैं असहज नहीं हो जाता हूं। आप मेरे को 3 बार मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर आप बोलते हैं कि हिंदू शरणार्थी भी आ रहा है। भैया हिंदू तो कम हो गया बंगाल में। देखो फिर नहीं बोलने, बंगाल में तो हिंदू 7.3% कम हो गया। आप मुझे बताइए, सिर्फ इतना बता दीजिए अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है। नहीं है तो मैं निखिल से पूछ लूंगा। अरे सर मुझे जवाब देने दोगे तभी तो जवाब दूंगा। आप तो जवाब ही नहीं देने दे रहे हो। आप देने नहीं दे रहे हो मुझे जवाब। दीजिए ना, मैं 1 सेकंड बोलता हूँ। भूमिका मत बांध दीजिए, सीधे मुद्दे पे बात कीजिए। अभी आपने धनंजय जी से एक सवाल पूछा, आपके सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने 3 मिनट की तकरीर में। आपने एक बार नहीं पूछा उनसे, एक बार नहीं पूछा आपने उनसे कि सवाल का जवाब दिया। जवाब आप ईमानदारी से बताओ, आप ईमानदारी से बताओ धनंजय ने जवाब दिया आपके सवाल का? मौलाना को नहीं मालूम। अरे सर मौलाना को नहीं मालूम, मौलाना साहब को नहीं मालूम। हमें कुछ नहीं मालूम, हमें मत बुलाया करो भाई। भारत की तुलना में हमें मत बुलाया करो, हमें कुछ नहीं मालूम। ठीक है, हमें मत बुलाया करो, कुछ नहीं मालूम हमें। कमाल की बात है यार, कैसे किस तरह के जर्नलिस्ट हो, किस तरह का जर्नलिज्म पेश कर रहे हो देश में लोग। मुझे इस सवाल सुनकर थू-थू करते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, अजीब बात है, कमाल की बात है, कमाल की बात है। निखिल आप बताना चाहेंगे? आपसे ज्यादा तो हिंदुस्तान का मुसलमान जानता है। चलिए ठीक है, सवाल अब यही सवाल आप मोड़ के कमाल हो गए धनंजय भाई। गिरी से पूछिए ना बोलने दे रहे हो, कि 12 साल से सरकार है। धनंजय गिरी बता देंगे। नहीं वो तो बता, अरे वो तो बता देंगे कि सारे बांग्लादेश से मुसलमान आ गए। उनका जवाब यही होगा ना कि बांग्लादेश से सारे मुसलमान आ गए। अब इनसे कोई ये पूछ ले कि भाई साहब निकालोगे कब? हमको सब मालूम है। 12 साल से सरकार है, निकालोगे कब? प्रवेश जी को ही मालूम है, धनंजय जी को भी मालूम है कि ये मुसलमानों का ग्रुप परसेंटेज क्यों है। मैं तो आप कर लो, खुद स्वयं करिए। धनंजय जी एक सवाल पूछना चाहते हैं, साजिद जी पूछिए। नहीं आप पूछिए, आप पूछिए, आप पूछिए ना। अरे आपको मौका दे रहा हूं मैं, आपको मौका दे रहा हूं, पूछिए। बोलो उनसे 12 साल में कितने घुसपैठिए निकाले? धनंजय जी बताइए, पूछो आप, धनंजय जी हिम्मत है तो पूछो।
कि और 12 कहो साल सारे में क्यों नहीं बीजेपी निकाले? सरकार ने घुसपैठिए कितने निकाले, कमाल की ये बात आप है बताइए। यार। ठीक है, हो जो गया, सवाल पूछ लिया। करना है वो करते नहीं हो अरे और कर तो घुमा लिया रहे हो। साहब। आगे वो भी जलेबी बना रहे हैं, ये भी जलेबी बना रहे धनंजय हैं, जी बैठे जवाब हुए। दीजिए। काम की बात किसी को नहीं करनी। थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। हाँ। कांग्रेस के उस समय के जो गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने डाटा रखा था कि 1.25 करोड़ घुसपैठी हैं, उन्होंने डाटा रखा था और 70,000 लोगों को निकाला, उन्होंने पार्लियामेंट के पटल पर कहा था। यानी कि क्लियर है कि 1.25 करोड़ में से -70,000 सारे हिंदुस्तान में रह गए। हमारी सरकार में 3,983 निकाले गए, लगभग 4,000 के आसपास, जो इसको सरकार ने डाटा दिया है। तो 70,000 ज्यादा हुए, 4,000 तो कम सबसे हुए। बड़ी बात है कि हमने चारों तरफ बॉर्डर को बंद कर दिया, घुसपैठ को रोक दिया। हमारे रीजन में घुसपैठ नहीं हुआ। कांग्रेस का नारा था हम तो हमारे दो और बांग्लादेश से आने दो, और बांग्लादेश के बाद अब तो नए नए अरे घुसपैठ हो ही नहीं रहा तो ममता दी को रोज क्यों बोलते रहते हो? नहीं नहीं, बार्मा से भी आने दो, रोहिंग्या से भी आने दो। अब तो नए नए पैदा सुरमा भोपाल भी आ गए हैं। वो ऐसा जवाब है कि बेचैन हो रहे हैं। हमारे एंकर साहब भी लाजवाब हो गए उसके सामने। 2014 के बाद घुसपैठ ही नहीं हमारे हुई, तो हर प्रोफेसर इलेक्शन हरेंद्र बनता हो क्यों गए। है? प्रोफेसर हरेंद्र, प्रोफेसर हरेंद्र, धनंजय भाई, मैं आपसे एक सवाल मैं पूछना आपको चाहूंगा सलाम और उसके करता बाद ये हूं शो हम खत्म कि करेंगे, आपने हमारे का अभाव है। प्रखर जी एक मिनट, प्रखर जी एक मिनट, एक हुजूर बता रहे थे कि आईटी जो बॉर्डर फेंस का काम है वो उसके पास होता है। कलकत्ता हाई कोर्ट में बाजाप्ता केस चला था और जस्टिस जी पार्थसारथी की डबल बेंच ने ममता बनर्जी को आदेश दिया था कि जमीन दीजिए, बावजूद उसके ममता बनर्जी ने नहीं दिया था। डबल बेंच। प्रोफेसर हरेंद्र, एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल है। बात आज भली 3 राज्यों की हुई, गृह मंत्री अमित शाह ने 3 सीमावर्ती राज्यों का बोला, लेकिन एक टिस की रिपोर्ट है जो मुंबई को लेकर भी है, सीमांचल को लेकर भी जनसंख्या के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जहां पर डेमोग्राफी चेंज हुआ है, दिल्ली को लेकर भी इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है। तो ये जो सिर्फ समस्या अब सीमावर्ती राज्यों तक नहीं बनी हुई है, ये अब शहरों पे भी आ गई है। इसको लेकर आप संक्षेप में बताना चाहेंगे कि इसको लेकर क्या एक रोड मैप बनाया जा सकता है, जो ये डेमोग्राफी चेंज है या घुसपैठ की अब जो बस चुके हैं पूरी तरह से, इनसे निपटने का कोई उपाय शहरी इलाकों के अंदर? प्रोफेसर हरेंद्र। जनसंख्या के बारे में 2 प्रमुख सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है माल्थस का, जिनके हिसाब से जनगणना जो होती है, जनसंख्या जो होती है, वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ती है, 1 2 4 8 16 32, और संसाधन बढ़ते हैं अंकगणितीय दर से 1 2 3 4 5 6। कुछ समय के बाद जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, संसाधन कम हो जाते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। नहीं वो तो समझ रहा हूं, मैं कह रहा हूं शहरी इलाकों से कैसे? मैं बस आता हूं, 1 मिनट बस सर, 1 ही मिनट है ना सर, बिल्कुल समय खत्म होने वाला बस है। खत्म कर रहा हूं। एक दूसरा सिद्धांत आ गया है, अनुकूलतम सिद्धांत। इसका ये मानना है कि हमारे पास एक ही मुंह है, 2 हाथ है, तो हम काम ज्यादा करते हैं। निखिल भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैंने कुछ फैक्ट सही नहीं बताए, मैं थोड़ा जोड़ दूं इनको। बंगाल में काफी घुसपैठ हुआ और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग पहले कलकत्ता ही नौकरी करने जाते थे। आज की हालत यह है, कलकत्ता में रोटी रोजगार के लिए लोग अब नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। आप अध्यापकों के बारे में पता कर लीजिएगा, अभी भी 6 पे कमीशन मिल रहा है, डीए 18% है। ये हालत है आर्थिक विकास का। अगर आर्थिक विकास के पैरामीटर पर हम कमजोर पड़ जाएंगे, निश्चित तौर पर जब घुसपैठ बढ़ती है या जब बाहरी लोग आते हैं तो वो सिर्फ किसी एक धर्म का हक नहीं मारते हैं, वो समस्त जो समाज होता है उसका हक मारते हैं, किसी ये धर्म विशेष की एक समस्या नहीं होती है। हम इस बहस को यहीं पे विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, 2 टूक में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल